गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम भारत का संवैधानिक विकास विषय का अध्ययन कर रहे थे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अंतर्गत हम रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम और 1919 के अधिनियम के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से कंटिन्यू करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रथम बार संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जानी थी, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र एवं देशी रियासतें शामिल होनी थी। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। यह अखिल भारतीय संघ तभी अस्तित्व में आ सकता था जब सभी देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की कम से कम आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतों के शासक, जिन्हें संघीय विधान मंडल के उच्च सदन में देशी रियासतों के लिए निर्धारित 104 स्थानों में से कम 52 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो। संघ में शामिल होना स्वीकार कर लें। उपरोक्त शर्त पूरी न होने के कारण प्रस्तावित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। केंद्र में प्रशासन के विषय 2 भागों में विभाजित थे। प्रथम था हस्तांतरित या ट्रांसफर्ड, सेकंड रक्षित या रिजर्व्ड। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले व कबायली क्षेत्र शामिल थे। शेष सभी विषय हस्तांतरित थे। आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल संपूर्ण शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकता था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। संघ व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करने के लिए अधिनियम में सूचियां रखी गई थी। ये सूची थी संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय कानून बनाने का अधिकार संघीय विधान मंडल को था। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और इस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधान मंडल को दिया गया था। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। कानून बनाने का अधिकार संघ व प्रांत दोनों को था, किंतु विरोधाभास की स्थिति में संघीय विधान मंडल द्वारा पारित कानून ही मान्य थे। अवशिष्ट शक्तियों पर कौन कानून बनाएगा, इसका अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल को करना था। केंद्रीय विधान मंडल के उच्च सदन राज्य परिषद की सदस्य संख्या 260, 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तथा 104 देशी रियासतों के प्रतिनिधि कर दी गई। पहली बार इस सदन को स्थायी संस्था बना दिया गया। इसके सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष का रखा गया, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते थे। इन सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। निम्न सदन विधानसभा या संघीय सभा की सदस्य संख्या 375, जिनमें 250 ब्रिटिश प्रांतों से व 125 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, निर्धारित की गई। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता था। साधारणतः निम्न सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है, किंतु इस अधिनियम में निम्न सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष विधि से होना था। 1935 के अधिनियम में 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधान मंडल बनाए गए। ये प्रांत थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम एवं संयुक्त प्रांत। शेष 5 प्रांतों में एक सदनात्मक विधान मंडल ही रखे गए। प्रांतों में उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। 1935 के अधिनियम में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि कुछ मामलों में अंतिम अपील लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसका अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें दोनों थे। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन व्यवहार में इसमें से 2 ही अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए
गए। संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को अस्तित्व में आया। सर मॉरिस ग्वायर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता इस परिषद का कड़ा विरोध करती थी। भारत परिषद 1858 के एक्ट द्वारा अस्तित्व में आई। इसके स्थान पर भारत सचिव को कुछ परामर्शदाताओं की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव में 3 सलाहकार नियुक्त किए गए। इस एक्ट द्वारा हरिजनों, मुस्लिम, सिखों, एंग्लो इंडियनों, यूरोपियनों तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक चुनाव प्रणाली के आधार पर विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व दिया गया। 1935 के एक्ट द्वारा भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई। इसमें किसी संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रखा गया था। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया। सिंध व उड़ीसा नए प्रांतों के रूप में गठित किए गए। बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग मान लिया गया। इस प्रकार 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा एवं जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थीं। स्वतंत्र भारत के 1950 में लागू संविधान का प्रमुख आधार यही अधिनियम बना। भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में ब्रिटिश सरकार का यह अंतिम कानून था। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन मुख्य रूप से कुछ परिवर्तनों के साथ इसी अधिनियम द्वारा संचालित रहा। 1935 के एक्ट में गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियां दी गई थी। इस बारे में चर्चिल ने कहा कि गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को हिटलर अथवा मुसोलिनी के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। 1935 के अधिनियम में भारतीय नेताओं के विचार इस प्रकार हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी थी। यह दास्ता का आज्ञा पत्र था। राजगोपालाचार्य का कथन है कि नया संविधान द्वैध शासन से भी बुरा था। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब और पूर्णतः अस्वीकृति के योग्य थी।